1, 2, 3, come on! गुड मॉर्निंग बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं भुवनेश कुमार स्वामी। आज 9th क्लास का चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का नेक्स्ट जो स्टेप है हम शुरू करते हैं। पहले वीडियो के अंदर मैंने पदार्थ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताई थी आपको, और उसके साथ में 2 प्रैक्टिकल भी आपको मैंने करके दिखाया था। इसके अलावा मैंने आपको उसमें पदार्थ के अभिलाक्षिक गुणों के बारे में बताया, जिसके अंदर 2 गुण बताए थे, लेकिन एक गुण और है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। आज हम पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी होती है इसके अंदर। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि हमारे अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की ये अवस्थाएं इसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पदार्थ के कौन से ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, तीनों के अंतर क्या होता है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम ठोस पदार्थ के बारे में कि ठोस क्या है। तो एक क्रियाकलाप आपको इसके अंदर दिखाया गया है कि निम्न वस्तुओं को हमको एकत्रित करना, जैसे पेन है, किताब है, सुई है और लकड़ी की छड़ है। फिर आगे इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाना है। यानी आपको इन चीज़ों को रखकर चारों तरफ ड्रॉ करना, इसकी बाउंड्री बनानी है। क्या इन सभी का आकार निश्चित है क्या? जैसे मान लो पेन लिया आपने, पेंसिल लिया, रबड़ लिया, इसके लिया आपने, इसको ड्रॉ की, चारों तरफ बाउंड्री बनाई, 1 बार बनाई, 2 बार बनाई, 3 बार बनाई। फिर आप देखो क्या इनके जो आकृति है चारों तरफ की, कोई निश्चित आ रही है, अलग अलग आ रही है, क्या इनकी स्पष्ट सीमाएँ है क्या? यानी ऐसा चीज़ आप स्केल को बना रहे हो, स्केल लगभग आयताकार होता है, तो जब आप इसको आप ड्रॉ करते हो, इसके चारों तरफ आउटलाइन बनाते हैं, तो इसकी जो सीमाएँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, इसका कोई स्थिर आयतन है क्या, क्या इसका कुछ वेट है क्या, आयतन मतलब कोई स्थान घेरते हैं क्या ये कोई? तो नेचुरल बात इस तरह स्थान घेरेगी है। अब इन पर आपको हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है, जब आप इन ठोस वस्तुओं को, मान स्केल है, रबड़, आप इन हथौड़ा मारते हो तो टूट भी सकते हैं। खींचेंगे, जैसे रबड़ है, रबड़ बैंड होता है, आप इसको खींचोगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, वापस में अपनी शुरुआती स्टेज में आ जाता है। और आप उसको गिराओगे तो गिराने पर भी कुछ चीज़ें टूट सकती है। क्या इनका एक दूसरे में विषण संभव? विषण का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये विषण क्या होता है, इसको समझिए पहले आप। विषण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो जैसे आपने 3-4 चीज़ें अपन देखी थी अपने कि लकड़ी है, पेंसिल है, स्केल है, रबड़ है, तो क्या ये एक दूसरे के अंदर मिल सकते हैं क्या? चलिए बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास कीजिए। संपीड़ित का मतलब होता है इसको दबा कर देखिए, क्या ये प्रेशर लगाने पर दब जाते हैं क्या? आप स्केल को दबाओगे शायद नहीं दबेगा, लेकिन रबड़ को दबाओगे तो वो संपीड़ित हो जाएगा, यानी दब जाता है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है। जैसे रबड़ है आपका आयताकार है, पेंसिल है आपके बेलनाकार आकृति की होती है, निश्चित आकृति इनकी का आकार है, स्पष्ट सीमाएँ हैं इनकी। जब आप ड्रॉ किए थे आउटलाइन तो इनकी सीमाएँ आपको दिखाई दी थी। और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ित होती है, स्थिर आयतन यानी स्थान घेरते हैं, लेकिन लगभग इनकी संपीड़ित मतलब दबते नहीं है। रबड़ एक इसका एक एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत दबता है, बाकी स्केल हो गया या आपके जो पेंसिल हो गई, ये दबते नहीं है। बल लगाने पर टूट सकते हैं, नेचुरल बात है। आप स्केल पर प्रेशर लगाओगे तो टूट जाएगा, पेंसिल को जोर लगाओगे टूट सकती है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। ऐसा नहीं है आपने पेंसिल को थोड़ा सा बेलनाकार थी तो आपको तोड़ते ही कोई आयताकार बन गई या घनाकार आकृति बन गई, ऐसा नहीं होगा। यानी इनका आकार निश्चित रहता है। इसीलिए क्या होता है, दृढ़ एकदम सॉलिड, मतलब सॉलिड है, मजबूत होता है ये। तो इन सब के बारे में इन बातों पर विचार कीजिए। रबर बैंड क्या माना जाए? रबर बैंड का संबंध समझते हैं आप, जो चोटी के अंदर जो रबड़ बांधा जाता है या डब्बे के चारों तरफ जो रबड़ लगाया जाता है, ये क्या है? क्या खींचने पर इसका आकार बदला जा सकता है क्या? बदलेगा? आप रबर बैंड खींचते हो तो खींच जाएगा, और छोड़ोगे तो आप वो अपनी पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो क्या ये ठोस है क्या? जबकि अपन ये देखा था कि ठोस का आकार
बदलता नहीं है, बहुत कम इसके अंदर संपीड़ितता पाई जाती है। तो रबर बैंड को हम किस कंडीशन में रखेंगे? फिर है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है क्या? चीनी हम सब जानते हैं दानों के रूप में आती है, नमक दानों के रूप में आता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन ठोस की ये होती है कि ये अपने आकृति नहीं बदलते हैं, निश्चित आकृति होती है, निश्चित आकार होता है। लेकिन जब इन किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो इनकी आकृति और आकार जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ले लेते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? स्पंज क्या है? ये स्पंज को हम दबाते हैं वो दब जाता है। ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। दबाते हैं दब जाएगा, छोड़ने पुनः समा जाएगा, लेकिन फिर भी ये ठोस है। क्यों? तो ये सभी ठोस ही है। क्यों है? कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर ये पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। ऐसा नहीं आप रबर बैंड को आपने खींचा और वो खींचा ही रहेगा, आप खींचते हो वो खींच जाएगा, लेकिन आप इसको छोड़ते हो तो वापस वो पुनः पहने वाली अवस्था में आ जाता है। और अत्यधिक बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाता है। तो इसका मतलब ये ठोस है। अब चाहे शर्करा हो चाहे नमक को हम अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलता है। अब आप चाहे चीनी को चाहे कटोरी में लो, चाहे गिलास में लो, चाहे किसी अन्य पात्र के अंदर लेते हैं, तो क्या इनके दाने के आकार के अंदर कोई परिवर्तन आता है क्या? आकार तो उनका वही रहेगा जैसे पहले था। तो इनके जो क्रिस्टल कहते हैं दाने अपन को, तो दानों के आकार में कोई भी अंतर नहीं आता है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तभी तो ये स्पंज ही दब जाता है, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र बनते हैं और छिद्रों के अंदर हवा भरी रहती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इनका क्या हो जाता है? संपीड़न हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं तो ठोस ही, लेकिन दब भी सकते हैं और इनका आकार भी निश्चित होता है। ये सभी क्या ठोस के कुछ लक्षण हैं। अब बात करते हैं अपन द्रव अवस्था के बारे में, कि एग्जाम्पल ले रहा है ये कि जल, खाना पकाने, तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, जिसका सब यूज़ करते हैं हम लोग, नॉर्मली इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में कि विभिन्न आकार के जो बर्तन होते हैं, प्रयोगशाला के एक मापन सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा। इन सभी को प्रयोगशाला के अंदर जो मापक सिलेंडर आता है, जिसे अपन अपना गिलास भी कहते हैं, उसके अंदर 50-50 ml पात्रों के अंदर भर लेंगे। इन द्रव को फर्श पर डालने पर क्या होगा? तो हम भी जानते हैं, अगर दूध नीचे गिर गया है, जल नीचे गिर गया है, खाने का तेल नीचे गिर गया है, फर्श पर डालने पर इसकी कंडीशन क्या होती है? बहने लगता है। इसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। अपन 50 ml पानी ले लिया, 50 ml तेल ले लिया, दूध, जूस, कुछ भी ले लिया अपन ने। फिर क्या करना है? इसको विभिन्न बर्तनों में क्रमशः डालना है। पहले मान लो आपने गिलास के अंदर डाला 50 ml, फिर इसको आपने परख नली में डाल दिया, बीकर के अंदर डाल दिया या किसी अन्य चीज़ के अंदर डाल दिया। क्रमशः इसको डालना अलग अलग करके। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है क्या इनका? फिर क्या द्रव का आकार एक समान रहता है क्या? परख नली आपने देखी है, बेलनाकार छोटी सी लंबी नली होती है, गिलास होती है वो थोड़ी सी बड़ी चौड़ी होती है, भगोना लेते हैं हम ज़्यादा चौड़ा होता है। तो इन द्रव को डालने पर क्या इनका आकार सेम ही रहता है क्या बार बार, या कुछ चेंजिंग होती है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है या नहीं बहता है? तो क्या कहना चाहता है ये कि प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आप जिस पात्र के अंदर डालोगे या उसी का आकार ले लेगा, लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। इतना स्थान घेरेगा, 50 ml तो 50 ml रहेगा। ऐसा नहीं है कि 50 ml लिया वो 100 ml हो जाएगा। जिस बर्तन में रखा जाए तो वो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होकर तरल कहलाता है। क्योंकि जैसे ही फर्श पर डालते हैं ये बहना शुरू हो जाता है। देखिए ठोस बहते नहीं है। आप लकड़ी या पेंसिल होती है अपन फर्श पर गिरा तो बहेगा नहीं, लेकिन तेल है, जल है, आप इसको फर्श पर डालो बहना शुरू हो जाएगा। तो ये ठोस ना होकर इसको अपन कहते हैं, इसको तरल अवस्था में कहते हैं, द्रव कहते हैं इनको। तो क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विस्तरण द्रव में संभव। मैंने एक प्रैक्टिकल आपके सामने पहले किया था कि एक गिलास के अंदर मैंने आपको चीनी घोल के बताई थी, और एक गिलास के अंदर मैंने आपको मैंने पोटेशियम परमेंगनेट घोल के देखा था। तो ये आपस में मिक्स हुए थे ना, 1.4 1.5 ये तो अपने प्रैक्टिकल किए थे।
तो ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है। चीनी थी ठोस, पानी था द्रव। जब अपन ने चीनी को पानी के अंदर डाला था तो चीनी पानी के अंदर क्या विस्तृत होगी, इसके अंदर घुल चुकी है। और पोटेशियम परमैंगनेट को अपन पानी के अंदर डाला था तो पोटेशियम परमैंगनेट के कण भी पानी के अंदर घुल रहे थे, कलर चेंज हो गया था पानी का। तो इसका मतलब जो ठोस और द्रव है वो द्रव के अंदर विस्तृत हो जाते हैं। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। गैसें भी पानी के अंदर या द्रव के अंदर विस्तृत हो जाती है, यानी घुल सकती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। पानी के अंदर हम जानते हैं कि जल के अंदर जीव रहते हैं और जल में घुली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, लेकिन पानी के अंदर खुली हुई अवस्था के अंदर रहती है। तो जलीय जो जीव जंतु होते हैं वो इसी घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो गैस है वो भी द्रव के अंदर विस्तृत होती है या मिल जाती है उसके अंदर। ये सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। सभी जानते हैं हम लोग, जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन का सांस लेते हैं। हम तो वातावरण से डायरेक्ट संपर्क में है तो वातावरण ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग ही कर पाते हैं। वो वातावरण की खुली हुई जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। तो द्रव है वो उसके अंदर ठोस भी घुल जाएगा, द्रव के अंदर द्रव भी घुल जाएगा और द्रव के अंदर गैस भी मिल सकती है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस के अंदर विसरण नहीं होगा, नहीं खुलेगी, लेकिन ठोस की तुलना में द्रव के अंदर विसरण की मात्रा या विसरण की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए कि क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जबकि ठोस के कणों के बीच में आकर्षण ज़्यादा होता है। आकर्षण ज़्यादा बल उसमें स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते, लेकिन ठोस की तुलना में द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है और ये ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, क्योंकि कण दूर दूर होते हैं। दूर होने से अंदर रिक्त स्थान होता है, तो इसका मतलब द्रव के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। तो आज हम दो के बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस और गैस के, ठोस और द्रव के बारे में पढ़ा है। गैस के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लास्ट में आपको एक निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट अगला टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखा देगा। धन्यवाद।